नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अपनी ही पार्टी के नेता अगर बगावत पर उतर आए तो इसमें पार्टी की क्या गलती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है ना, उससे तो यही पता चलता है कि दुनिया की हर चीज़ बिकती है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। अब वह पैसों के लिए बिके या कोई पद प्रतिष्ठा के लिए बिके, लेकिन ये सियासी ड्रामा कोई नई बात नहीं है। ये सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 विधायकों को साथ मिलकर पार्टी से बगावत कर ली थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन छोड़ो, ये तो पुरानी बातें हैं। आज मैं आपको सरकार बनने से लेकर सरकार के गिरने तक और अपनी ही पार्टी के विधायकों के बागी होने तक और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये समझ लो कि सरकार बनती कैसे है। देखो, कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनाने के लिए अपने राज्य की कुल सीटों का 50+1 सीट चाहिए होती है। जो भी पार्टी इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेती है वो सरकार बना लेती है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? मात्र 145 सीट की जरूरत होगी। लेकिन चुनाव में किसी भी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो क्या सरकार नहीं बनेगी? देखो, ऐसी स्थिति में गठबंधन करके सरकार बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2019 की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जब चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 106 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 44 मिली थी और एनसीपी को 53 सीटें ही मिली थी। लेकिन 106 सीटें लाने के बाद भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो, मैं बताता हूं। इसका कारण यह था कि कोई भी पार्टी ने उसे सरकार बनाने के लिए समर्थन ही नहीं दिया। लेकिन अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने क्या किया कि गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। और बहुमत दल के नेता कौन चुने गए थे? भाई, उद्धव ठाकरे जी चुने गए थे। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि सरकार गिरेगी कैसे। देखो, सरकार गिरने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता रहा हूं जो सियासी संकट के हिसाब से अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ झुकेंगे। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार कैसे गिरेगी और किस तरीके से सरकार बनेगी, तो उस सियासी संकट के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझा रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपकी सरकार गठबंधन की सरकार है तो उसमें सरकार गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि किसी भी इशू के चलते कोई भी पार्टी क्या करेगी, अपना समर्थन वापस ले लेगी। अब जिससे सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध भी करना होगा। इसे देखो फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बाद भी क्या सरकार गिर सकती है? देखो, तो इसका आंसर है बिल्कुल गिर सकती है। लेकिन कैसे, वो आप लोगों को बताता हूं। देखो, अगर अपनी ही पार्टी के विधायक अगर बागी हो जाते हैं या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो भी इसमें सरकार अल्पमत में आ जाएगी और विधानसभा में उसे अपना बहुमत सिद्ध भी करना होगा। देखो, आगे बात करते हैं। अगर पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाएगी और बागी विधायक किसी भी अन्य पार्टी को समर्थन देकर अपनी सरकार भी बना सकते हैं। भाई, ऐसे में तो कोई भी कभी भी सरकार गिरा सकता है और फिर कोई सरकार बना सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया है। देखो, 1967 की बात बताता हूं आपको। 1967 में हुआ यह था कि भाई, आम चुनाव के बाद विधायकों के इधर उधर हो जाने से कई राज्यों में सरकारें तक गिर गई, जिसे रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। देखो, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10वें शेड्यूल के तहत इसे जगह दी गई है। अब इसी के तहत दल बदल करने वालों पर पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है। देखो, तो फिर एकनाथ शिंदे पर और उसके साथी और अन्य विधायकों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। तो सुनो बाबू, समस्या है तो समाधान भी होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ का एक रूल ये भी कहता है कि आप किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके पास में आपको उस पार्टी के 2/3 सदस्यों को समर्थन होना जरूरी है। देखो, शिंदे गुट का कहना है कि उनके पास में पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उन पर दल बदल कानून जो है लागू नहीं हुआ। आइए अब समझते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठ सकती है। देखो, पहला पॉइंट तो यह है कि उद्धव के सामने सरकार बचाने के साथ साथ अपनी पार्टी बचाने का संकट भी है। शिंदे यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास में शिवसेना के 55 विधायक में से 37 विधायक हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी है, बल्कि असली शिवसेना तो उनके पास में ही है। अब शिंदे शिवसेना पर दावा भी ठोक सकते हैं, समझो कि शिंदे शिवसेना पर दावा भी ठोक सकते हैं। इसके लिए शिंदे को बड़ी संख्या में सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। अब देखो, दूसरा पॉइंट है फ्लोर टेस्ट। देखो, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की संभावना बढ़ गई। अब दोनों धड़ों को क्या करना होगा? अपना बहुमत भी साबित करना होगा। अब तीसरा पॉइंट है संसद का विघटन। देखो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से सदन के विघटन की भी सिफारिश कर सकता है, लेकिन ऐसे में राज्यपाल को भाई स्वविवेक से निर्णय लेने का भी अधिकार है। ऐसे में राज्यपाल ये कह सकते हैं कि पहले तो भाई अपना बहुमत सिद्ध कीजिए आप, उसके बाद अपन सिफारिश पर विचार करेंगे। लेकिन ऐसे में उद्धव सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत है ही नहीं। देखो, इसका चौथा पॉइंट ये है कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा मुझे दिख भी रही है। अगर ऐसा होता है तो फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखो, पांचवा पॉइंट ये
कि भाई राष्ट्रपति शासन लग जाए। इसकी उम्मीद मुझे कमी नजर आ रही है। अगर सिंधे के पास में 37 विधायकों का आंकड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर वह 37 विधायकों का आंकड़ा नहीं छू पाता है तो उनके हाथ से पार्टी तो गई और सदस्यता भी गई। ऐसे में बहुमत ना तो उद्धव ठाकरे के पास में है, ना ही फडणवीस के पास में है। ऐसे में राज्यपाल क्या करेगा कि भाई स्वविवेक से निर्णय लेगा। इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति से भाई सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देखो उसका 6वां पॉइंट क्या है, बागी विधायकों का इस्तीफा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो अगर बागी विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो उतनी ही सीटें रिक्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि भाई उपचुनाव कराए जाएंगे और उपचुनाव में जो भी पार्टी बहुमत में आएगी वही वहां पर सरकार बनाएगी। देखो उसका 7वां पॉइंट क्या कहता है, अगर उद्धव ठाकरे सिंधे की सारी बातें मान लेते हैं, सारी शर्तें मान लेते हैं तो सरकार गिरने से बच जाएगी। तो ये था महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा। आपके हिसाब से महाराष्ट्र का सियासी ड्रामे में ऊंट किस करवट बैठेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और मुद्दा क्या है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भूलें ना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।